वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि आंदोलन का युग चल रहा है। चाहे जिस तरफ देख लीजिए आपको आंदोलन मिल जाएगा। शिक्षा पे आंदोलन, स्वास्थ्य पे आंदोलन, रोजगार पे आंदोलन, या यूं कहें कि आंदोलन ही आंदोलन है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं आंदोलन की, और आंदोलन पे आपको समझना भी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि आंदोलन क्यों हो रहा है। किसी के कहने से और ना कहने से नहीं मानना चाहिए। और एक बात और बता दें, पहले भी जब आंदोलन होते थे या सरकारें दमन चक्र चलाती थी तो कुछ लोग पहले भी उनके साथ रहते थे और सरकार के साथ में रहते थे और अपने देश के लोगों के साथ ही अत्याचार करते थे। वही हालात आज है। सरकार के साथ कुछ सूरदास खड़े हैं और गलत तरीके की सरकार की नीतियों का भी समर्थन करते हैं। आइए इस आंदोलन को समझने के लिए कि क्यों हो रहे हैं, हमें इतिहास पर जाना पड़ेगा और इतिहास में जाना पड़ेगा उन लोगों को यह बताने के लिए कि जो सत्ता पक्ष के सूरदास है, तो जनता की जागरूकता, जनता के अनुभव और जनता के तेज को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। और जब इतिहास के पन्ने खंगालते हैं तो सबसे पहले हम सिकंदर की बात क्यों कर रहे हैं कि सिकंदर के युद्ध के साथ ही वो लिखित इतिहास है जिसके प्रामाणिकता के साथ हम बात करते हैं। तो उस जमाने में भी हमारे भारत के लोग सोचते थे, जागृत थे और जानते थे। जब सिकंदर ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी तो जनता जागी और सिकंदर को बंदर बनाकर हटा दिया। तो ये बात समझ लीजिए, उस सिकंदर के जमाने का आंदोलन सबसे प्रथम आंदोलन माना जाता है इतिहास के पन्नों में वर्णित शब्दों के आधार पर, और उस समय से ही लिखित इतिहास मिला है। उसके बाद अब बात करते हैं, सिकंदर के बाद देश में राजतंत्र का शासन आया। जगह जगह राजा और पवाइयां होती थी। उस राजतंत्र में भी राजा अपने जनता का ध्यान रखता था। इसी का परिणाम है कि इतिहास में कोई राजा में और पूरे देश में कहीं कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो राज सत्ता के विरोध में आकर सड़कों में और चौराहों पर न्याय मांगने लगे। इसका यह कारण भी था, उस जमाने में राजा को देवता का अंश माना जाता था और राजा भी अपने आप को जनता का पिता मानकर जनता के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था ताकि उसके राज्य की जनता को किसी किस्म से तकलीफ ना हो। यही वजह थी कि उस काल में भी कोई बड़े आंदोलन नहीं हुए। हो सकता है कि कुछ राजा अपवाद रहे हो भी सकता है, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन मूल रूप से बहुमत की मात्रा में जो लिखित रूप में है ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। अब राजतंत्र चला, उसके बाद 21वीं सदी से ले लीजिए, आप समझ लीजिए कि 10वीं सदी तक भारत में हिंदू राजाओं का राज्य था। उसके बाद मुगलों का आगमन हुआ और मुगल जब देश में आए, देश में कई सौ वर्षों तक राज्य किया। इन राज्यों में मुगलों का और राजाओं का राजतंत्र के लिए युद्ध होता था, राज्य पाने के लिए या राज्य सत्ता के लिए। मुगल और राजाओं में अक्सर युद्ध होते रहे। हम ऐसा नहीं कहते कि मुगलों ने अत्याचार नहीं किया। निश्चित तौर पर मुगलों ने भयंकर अत्याचार की, पर अत्याचार की पराकाष्ठा इतनी नहीं की कि लोगों में जन आंदोलन पैदा हो जाए। उस काल में भी कहीं कोई ऐसा लिखित लेख नहीं है कि सत्ता को बदलने के लिए आम जनता पूरी एक हुई हो। ऐसा नहीं कि जनता जागरूक नहीं थी। जनता जब उसके पहले सिकंदर के जमाने में आंदोलन करके उसे हटा सकती थी तो मुगलों के जमाने में भी कर सकती थी। जनता जागरूक थी, लेकिन ऐसा कोई इतना बुरा काम नहीं किया मुगलों ने भी शायद कि जिसकी वजह से पूरी जनता एक साथ जाग उठे और मुगलों को भगाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करे। और यह समझ लीजिए 18वीं शताब्दी के पहले तक मुगल और राजाओं में युद्ध होते थे। निश्चित तौर पर आपस में लड़ते थे राज्य सत्ता के लिए, लेकिन दोनों देश के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे, अपने जनता के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे।
यहां तक कि कहानियां कुछ इस तरह की प्रचलित थी कि राजा लोग, वो चाहे मुगल रहे हो चाहे हिंदू राजा रहे हो, अपनी जनता के सुख दुख को समझने के लिए रात में भेष बदल कर भी निकलते थे। और उस समय में जो भ्रष्टाचार और अन्याय होता था उसका तुरंत निर्णय होता था, और इसलिए राजा इस बात का ख्याल रखता था कि उसके राज्य में किसी तरह का गलत काम ना होने पाए। अब आपको बता दें, 18वीं सदी के बाद अंग्रेजों का देश में शासन हुआ। अंग्रेजों ने पूरे देश में कब्जा कर लिया और हालात ये हो गए कि पूरा देश अंग्रेजों के कैप्चर में था। अंग्रेज बेहद ताकतवर थे, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनकी सत्ता थी। अंग्रेज इतने ताकतवर थे कि उनकी तरफ नजर उठाना भी खतरनाक होता था। लेकिन ये भारत की जनता ने जब अंग्रेजों का शासन काल और जबकि 600 वर्षों तक मुगलों के शासन में जनता एकत्रित होकर आंदोलन नहीं किया, फिर जब अंग्रेजों ने दमन चक्र चालू किया तो भारतीय लोगों ने इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और 150 वर्षों में ही अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये भारत के लोग हैं, गोली बंदूक और मौत से नहीं डरते। ये अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सुरक्षा जब सरकार करती है तो ठीक है, जब सरकार नहीं करती तो खुद अस्त्र उठा के अपने सुरक्षा और अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करना जानती है। इसलिए 150 वर्षों में ही अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पूरा देश एकजुट होकर उसे खदेड़ दिया। अब भारत देश 1947 में आजाद हुआ और आजाद होने के बाद 1947 से 1975 तक जो राजनीतिक स्तंभ रहे, जो राजनीति के नेता रहे, वो पढ़े लिखे और राष्ट्र प्रेमी रहे। उस दौर में कोई आंदोलन नहीं हुआ और देश उस समय मजबूत हाथों में था। जबकि देश की हालत ये थी कि जब देश आजाद हुआ था तो इतना गरीब था, पाकिस्तान जैसा विरोधी खड़ा था रोज लड़ने को। हालात देश के बहुत खराब थे, बहुत बदतर थे। अंग्रेजों के लूटने के बाद का देश था, मुगलों के लूटने के बाद का देश था। फिर भी हमारे नेताओं ने 1947 से लेकर 1975 तक जो इबारत लिखी, शायद ये सरकारें उनको छू भी नहीं सकती। उसके बाद फिर तानाशाही सरकार आई। 1975 से इंदिरा गांधी की सरकार आई और तानाशाही का आलम तेज हो गया और लोगों के दिलों में नफरत के बीज पैदा हो गए। उस समय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में पूरे देश की जनता एक साथ हो गई और सत्ता को ही पलट कर रख दिया। और सत्ता पलटने के बाद 1975 से 2014 तक सरकारों का कभी किसी दल की सरकार, कभी किसी दल की सरकार, सरकारों का आना जाना लगा और सत्ता चलती रही। आम जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ, आम जनता के अंदर कोई क्षोभ नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते इस दौर बिल्कुल पाक साफ था, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार भी हुए, पर आंदोलन भी जो हुए तो ना के बराबर। इतना विरोधाभास, इतनी नफरत किसी के अंदर नहीं थी जो हो रही है। फिर उसके बाद 2014 में अन्ना हजारे का आंदोलन आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बृहद आंदोलन। और उस आंदोलन के बाद देश की जनता ने कड़ा निर्णय लेते हुए उस सरकार को ही बदल दिया और दूसरी सरकार आ गई। दूसरी सरकार के आते ही फिर से तानाशाही रवैया शुरू हो गया और धीरे धीरे यह तानाशाही रवैया सरकार की निरंकुशता और अनपढ़ता का प्रतीक होने लगी। और ये अनपढ़ता का प्रतीक और ये तानाशाही का रवैया पूरे देश के युवाओं में धीरे धीरे समाहित होने लगा और हालात 2025 पहुंचते पहुंचते पूरे देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। और आंदोलन की हालात यह थी, इन आंदोलनों पे मणिपुर जल रहा है, दिल्ली में आंदोलन, झारखंड में आंदोलन, बिहार में आंदोलन, मध्य प्रदेश में आंदोलन, या यूं कहें कि पूरा देश आज पुनः उस तरह से इकट्ठा हो रहा है जैसे विगत दिनों में सत्ता बदलने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए। दूसरी बात, आंदोलन होते थे, आंदोलन एक संवैधानिक तरीके से होते हैं, पर वर्तमान में आंदोलन की प्रक्रिया संविधान को ताक में रख दी गई
और इन अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया सत्ता की तरफ से भी और आंदोलनकारियों की तरफ से भी। ऐसा लगने लगा ये आंदोलन नहीं, एक युद्ध है और सत्ता के बैठे सिंहासन पर लोग डरे सिकुड़े हुए पहले धमकियां दी। और आज तक स्वतंत्र भारत के बाद 1975 के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आंदोलन में पैलेट गन, वाटर कैनन और AK-47 का प्रयोग किया गया हो। हिटलर के जमाने में भी नहीं। जालियांवाला बाग जैसी घटनाएं घटी, ये बेहद दुखद है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। एक बात और बता दें, जो बकलोली करते हैं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में, तो इस सरकार को हम बता दें कि इस सरकार की तो कोई औकात ही नहीं है, अनपढ़ और गंवार लोग हैं। जब जब जनता का मूड खराब हुआ है, तो चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे सिकंदर रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, जनता अपने जब वास्तविक मूड में आती है और जनता को क्रोध आता है और परेशान हो जाती है, तो जनता निश्चित सरकार को खत्म कर देती है। तो सरकार को भी यह समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बातों को सुन के सत्ता तभी हासिल करे और तरीके से काम करे ताकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित रहे।